हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली और प्राइस एंड आउटपुट इन मोनोपोली। यानी कि क्या मतलब है, एकाधिकार में साम्यावस्था का निर्धारण और कीमत और उत्पादन का निर्धारण। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम मोनोपोली यानी एकाधिकार के बारे में एक बार उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। एकाधिकार बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादक या बेचने वाला एक ही व्यक्ति होता है और जिस वस्तु का वो उत्पादन कर रहा होता है उसके निकटतम स्थानापन्न या उसका सब्स्टिट्यूट कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो इस करके उसका अपनी वस्तु पर पूरा एकाधिकार होता है। यहाँ पर कीमत और जो है एकाधिकार है वो क्या होता है, वो कीमत निर्धारण कर सकता है या मात्रा का निर्धारण कर सकता है। दोनों में से किसी एक चीज़ को निर्धारण कर सकता है, यानी कि या तो कीमत पे कंट्रोल करेगा या वो मात्रा को निश्चित करेगा। अगर वो कीमत निर्धारित करता है, कीमत को अपने हाथ में रखता है, तो मात्रा कहीं भी जा सकती है, जिसको जितनी लेनी है उस हिसाब से लेगा। यानी कि कीमत और मात्रा में से एक का निर्धारण करेगा। अब इस तरह जो एकाधिकार है अपने ये दोनों में से एक चीज़ का निर्धारण कर सकता है। अब आता है एकाधिकार में जो साम्य का निर्धारण होता है, साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है, इसको निर्धारण करने के लिए हमारे पास दो विधियाँ होती हैं। टू मेथड्स हैं, कौन कौन सी, TR एंड TC मेथड। सेकंड है मार्जिनल एंड एवरेज कर्व मेथड, जिसे हम मॉडर्न मेथड के नाम से भी जानते हैं, जिसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा था। वहाँ भी हमने इन दोनों मेथड्स को पढ़ा था, किसी के नाम से पढ़ा और दूसरे में MC और MR, जिसे हमने यहाँ पे बोला है मॉडर्न मेथड, जिसमें बताया गया है साम्य के निर्धारण के लिए क्या ज़रूरी है। जहाँ MC और MR, MC में होता है सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट, MR सीमांत रेवेन्यू यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, ये दोनों बराबर होते हैं और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता हुआ ऊपर की ओर जाना चाहिए। जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं उस बिंदु को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं और उस बिंदु पर एक फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। अब है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म और प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में एकाधिकार के अंतर्गत उसकी जो प्रॉफिट की स्थिति को समझेंगे। अब हम बात करते हैं अल्पकाल। अल्पकाल वेरी शॉर्ट पीरियड जिसे हम कहते हैं या शॉर्ट रन पीरियड कहते हैं। शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है, अल्पकाल में हमने इस फर्म का साम्य अवस्था का निर्धारण करना है। अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें किसी वस्तु की मात्रा को हम अपनी इच्छा के अनुसार या मांग के अनुसार बढ़ा नहीं सकते हैं। हम केवल अपनी उत्पादन क्षमता को या एक उत्पादक अपने उत्पादन को वहीं तक बढ़ा सकता है जहाँ तक उसका प्लांट है उसकी कैपेसिटी होती है। तो जहाँ तक उसकी क्षमता होती है वो वहीं तक बढ़ा सकता है, अर्थात कि वे ना तो कोई नया प्लांट लगा सकता है, बस जहाँ तक अपना प्लांट है उसको पूरा यूज़ करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है। ठीक है। और उसके बाद है कीमत निर्धारण पर क्या होता है, मांग पक्ष प्रभावी रहता है। अगर मांग बढ़ती है, देखो अगर चीज़ कम है और मांग बढ़ जाती है तो कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर मांग कम है, किसी वस्तु की मांग जिसका उत्पादन एकाधिकार कर रहा है उसकी मांग कम है, तो नेचुरली है कि उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अल्पकाल में क्या होता है, कीमत निर्धारण पर मांग पक्ष प्रभावी होता है। इसके बाद वो कहता है इसमें अल्पकाल में जो होता है अल्पकाल में जो लागतें होती हैं स्थिर और परिवर्तनशील दो तरह की होती हैं। ठीक है, लागतें दो प्रकार की होती है, स्थिर और परिवर्तनशील लागत। और जब दोनों लागतें होती हैं तो इस स्थिति में अल्पकाल में एकाधिकार को क्या हो सकता है, सामान्य लाभ, हानि या अबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट भी उसे हो सकता है। हमने पहले बात की थी परफेक्ट कंपटीशन में, हमने बताया था कि वहाँ
अभी अल्पकाल में क्या हो सकता है, अल्पकाल में क्या होता है कि हम अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते नहीं हैं, और लागत में क्या होता है, परिवर्तनशील और स्थिर लागतों का मेल होता है। इस करके अल्पकाल में यहाँ भी तीनों की तीनों स्थितियाँ हो सकती हैं, चाहे तो उसे लाभ हो सकता है या सामान्य लाभ यानी ना प्रॉफिट ना लॉस, या फिर हानि की स्थिति हो सकती है। और तीसरा इसका जो रेवेन्यू वक्र होगा किसका, एकाधिकार का, ये हमेशा नीचे गिरती हुई ढाल वाला होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर एकाधिकार को अपनी वस्तु को अधिक मात्रा में बेचना है तो उसे अपनी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा, इस करके जो रेवेन्यू वक्र है वो क्या होता है, नीचे की ढाल वाला होता है। अब हम देखेंगे कि इसकी साम्य अवस्था का निर्धारण हम कैसे बनाएंगे, इसकी डायग्राम। तो अब ये आपके पास है, सबसे पहले अल्पकालीन से क्या हो सकता है, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट अतिरिक्त लाभ है, इसे आप देखो, देखो रेवेन्यू वक्र हमने अभी बात की है, नीचे की ढाल वाले हैं, तो AR और MR आपके सामने नीचे की ढाल वाले आगे। अब इसको कॉस्ट वक्र, MC वक्र और AC वक्र दोनों एक दूसरे को काटते हुए, AC वक्र ऊपर काटते हुए जा रही है। R बिंदु पर क्या है, R बिंदु पर यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, यहाँ दोनों ही रेखाएं काटती हैं, और आप अगर देखोगे सॉरी E1 बिंदु पर क्या है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। E1 बिंदु पर क्या है, MR और MC क्या दोनों बराबर हैं, और MC MR को काटते हुए नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो E1 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट को ऊपर तक हम लेके गए तो हमारे पास R बिंदु आ गया। तो अब R तक हमारे पास क्या है, R बिंदु से P1, तो जो अब हमारी कीमत क्या है, P1 है, और जो कॉस्ट है वो हमारी क्या है, C1 है। तो ये बीच वाला हिस्सा, जो कॉस्ट हमारी क्या है, 0C1, या इसको हम लिख सकते हैं Q1 T1 लिख सकते हैं, और जो हमारी रेवेन्यू है वो कितना है, OP1 या Q1 और R1। तो ये जो बीच वाला गैप है कौन सा है, P1 C1 और R1 T1, ये हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो ये इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ होगा, जहाँ पर कॉस्ट और प्रॉफिट, कॉस्ट और लागत, जो कॉस्ट है और रेवेन्यू दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास है नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब देखो रेवेन्यू वक्र तो नीचे की ढाल वाले, ये दोनों नीचे आ गए। अब कॉस्ट कर्व हमने बनाई, कॉस्ट कर्व जो है एवरेज रेवेन्यू को R बिंदु पर छू रही है, और E बिंदु कहाँ पर हो रहा है, E बिंदु हमारा हो रहा है E2 पर, क्योंकि यहाँ पर MC और MR बराबर हैं, और MC MR को काटते ऊपर की ओर जा रही है। इसको लेके गए तो ये R2 पर कॉस्ट कर्व को छू रही है, और यही इसकी क्या है, कीमत है। तो यानी कि इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है, जितनी ही इसकी कीमत है, OP2 इसकी कीमत है, और यही इसका रेवेन्यू है Q2 R2। तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉस। अब लॉस की स्थिति में क्या है कि अब लागत हमारी ऊपर हो जाएगी, यानी कि लागत बढ़ जाएगी, रेवेन्यू नीचे हो जाएगा, यानी कि रेवेन्यू हमारा कम होगा। तो रेवेन्यू वक्र नीचे रह जाएगा, जो कॉस्ट कर्व है वो क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। आप इसे डायग्राम में से देख सकते हो, रेवेन्यू वक्र तो नीचे की ढाल वाला है ही, और उसके ऊपर अब देखो कॉस्ट कर्व इन दोनों को नहीं छोड़ी, ऊपर की ओर चढ़ गई है, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को काटती है। अब ये E बिंदु पर हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, E बिंदु से T बिंदु। अब देखो E बिंदु से T पर हम जब गए तो क्या हुआ, जो हमारी कॉस्ट है ये T पर है, तो कॉस्ट हमारी आ गई Q3 T3, या लिख लो O और C3, ठीक है। और अब हमारा रेवेन्यू क्या है, ये रेवेन्यू वक्र AR को कहाँ काट रही है, R बिंदु पर काट रही है, तो रेवेन्यू हमारा Q3 R3, या लिख सकते हो OP3। तो ये हमारे क्या है, रेवेन्यू वक्र है। तो अब ये जो बीच का है, कॉस्ट हमारी है O3, प्राइस हमारा है OP2, ठीक है ना,
OC2 हमारी थी क्या है, कॉस्ट, और प्राइस हमारी यानी कि जो रेवेन्यू है वो क्या है, OP2 है। तो ये बीच वाला जो शेडेड पोर्शन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, हानि आ गया। तो इसके कहने का मतलब है कि एकाधिकार को अल्पकाल में किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है वो बाजार में आया है तो उसको हमेशा प्रॉफिट ही हो, शुरू में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और सामान्य प्रॉफिट भी हो सकता है। अब है दीर्घकाल। दीर्घकाल क्या होता है, दीर्घकाल में एकाधिकार को केवल और केवल सुपर प्रॉफिट या अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है। क्यों होती है, क्योंकि एकाधिकार अपनी वस्तु का उत्पादन करने वाला एक ही होता है और इस बाजार में अन्य कोई फर्म प्रवेश नहीं कर सकती है। इस कारण से इसको क्या होता है, दीर्घकाल में सुपर प्रॉफिट या अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए एकाधिकार का फायदा होता है। तो ये आप अब देख सकते हो, रेवेन्यू वक्र दोनों के नीचे ढाल वाले हैं और अब ये लागत इसकी कम है, लागत कम है, लागत नीचे चलेगी रेवेन्यू से, और अब ये कहाँ पे है, जो हमारा E1 बिंदु पर हमारा क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है फर्म का। और तो Q1 और R जो R3 है, R1 है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट रेवेन्यू है, और कॉस्ट हमारी कितनी है, Q1 से T1। तो बीच का हिस्सा हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट का अतिरिक्त। तो इस तरह हमने देख लिया कि अल्पकाल और दीर्घकाल में एकाधिकार का क्या प्रॉफिट की स्थिति होती है और वो अपना उत्पादन का निर्धारण कैसे करता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।